हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम आज फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है 100 वेज टू मोटिवेट अदर्स। इनका लेखक का नाम है स्टीव चांडलर। तो चलिए बुक को आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। क्या आप नए नए एंटरप्रेन्योर या मैनेजर बने हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि अपने अंडर काम करने वाले लोगों को कैसे मोटिवेट करें? क्या आप टीम लीडर हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ से बेटर रिजल्ट चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये किताब खास आपके लिए ही है। ये किताब आपको एक सक्सेसफुल लीडर, एक अच्छा मैनेजर और दूसरों के लिए एक इंस्पायरिंग एग्जाम्पल बनने में आपकी हेल्प करेगी। इसे पढ़कर आप कुछ ऐसे टिप्स सीखेंगे जो आपके वर्क प्लेस की डे टू डे प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगी। यह बुक किसको पढ़नी चाहिए? मैनेजर को, टीम लीडर को, सुपरवाइज़र को, एंटरप्रेन्योर को। तो चलिए अध्याय नंबर 1 को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। आप दूसरों को कैसे मोटिवेट करते हैं? एक अच्छे मैनेजर की नज़रिया। आप दूसरों को कैसे मोटिवेट करते हैं? एक अच्छे मैनेजर की क्या खूबी होती है? दूसरों को सेल्फ डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे सिखाई जा सकती है? अगर आप एक मैनेजर हैं तो कैसे अपने टीम में सहयोग और एकता को बढ़ावा देंगे? क्या आप जानना चाहते हैं कि एक अच्छा लिसनर और एक ग्रेट गिवर कैसे बने? इस तरह के कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आपको इस किताब में पढ़ने को मिलेगा। आप भी एक ग्रेट लीडर बन सकते हैं। आप चाहे तो आप भी एक बेस्ट मैनेजर बन सकते हो, जो आपको ये बुक सिखा सकती है। एक बार एक मैनेजर स्टीव चैंडलर के सेमिनार में कुछ जल्दी ही आ गया था। उसने हरे रंग की पोली शर्ट और सफ़ेद ट्राउज़र पहने थे। उसे देखकर लगता था कि वो गोल्फ खेलने जा रहा हो। मैनेजर जल्दी से स्टीव के पास पहुंचा और बोला, देखिए, इस सेमिनार की ज़रूरत नहीं है और मैं अटेंड करने वाला नहीं हूं। इस पर स्टीव ने उसे कहा, कोई बात नहीं, लेकिन आप ये बताने के लिए कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गए हैं। कुछ तो बात है जो आप जानना चाहते हैं। हाँ, बात तो है, मैनेजर बोला। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि अपनी सेल्स टीम को कैसे इम्प्रूव करूँ। तो बताइए, कैसे अपनी टीम को मैनेज करूँ? आप बस यही जानने के लिए आए हैं? स्टीव ने पूछा। हाँ, बस यही जानना था, उसने जवाब दिया। अभी काफ़ी वक्त है, आप आराम से गोल्फ खेलने भी जा सकते हैं। मैनेजर गौर से स्टीव की बात सुनता रहा। वो इंतज़ार कर रहा था कि स्टीव उसे टीम मैनेजमेंट पर कुछ टिप्स वगैरह देंगे, लेकिन जब स्टीव ने कहा, तुम नहीं कर सकते, तो वह हैरानी से बोला, क्या? स्टीव ने बात जारी रखते हुए कहा, जी हाँ, आप किसी को मैनेज नहीं कर सकते और आप जा सकते हो। आप क्या बोल रहे हो? मैनेजर बोला। मुझे लगा आप ये सेमिनार लोगों को मोटिवेट करने के लिए रखी है, लेकिन आप तो मुझे डिमोटिवेट कर रहे हैं। स्टीव बोले, जो पहली चीज़ हम मैनेजर्स को सिखाते हैं वो यह है कि अपनी टीम को आप डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते। आपकी टीम को मोटिवेशन आपसे नहीं बल्कि खुद उनके अंदर से मिलेगी। हम मैनेजर्स को सिखाते हैं कि उन्हें अपनी टीम को मोटिवेट होने के मौके देने हैं। यह सीक्रेट है जिसके बारे में हम इस सेमिनार में बात करने जा रहे हैं। मैनेजर ने बड़े ध्यान से सारी बातें सुनी। वो जाकर फ्रंट रो में बैठ गया और पूरा सेमिनार अटेंड किया। वो अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों का बिहेवियर कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा था, चाहे घर हो या दफ्तर, और इस वजह से वो हमेशा निराश रहता था। मैनेजर ने फाइनली ये सीख लिया था कि मोटिवेशन बाहर से नहीं मिलती बल्कि हमें अपने अंदर मिलती है। अध्याय नंबर 2। कई लोग सोचते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन इंसान को पैदाशी तौर पर मिलती है या फिर जेनेटिक होती है। कुछ लोग काफ़ी सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, जबकि कुछ लोग बिल्कुल नहीं होते।
लेकिन ये एक मिथ यानी गलतफहमी है। सच तो यह है कि सेल्फ डिसिप्लिन सीखा जा सकता है। हम रोज़ इसकी प्रैक्टिस करके इसे डेवलप कर सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन कोई नई लैंग्वेज सीखने जैसा है, यानी जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेटर रिजल्ट मिलेगा। मान लो आपको स्पेन जाना पड़ा और वहाँ आपको 1 साल के लिए फील्ड वर्क का काम मिला, तो जाहिर है आपको लोकल लोगों से बात करने में कई मौके मिलेंगे और जितना आप स्पेनिश बोलेंगे उतना ही इस लैंग्वेज पर आपकी पकड़ मजबूत होगी। आप चाहे तो एक इंग्लिश टू स्पेनिश डिक्शनरी साथ रख सकते हैं। साथ ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेजेज यूज करने चाहिए। आप लोगों से डायरेक्शन पूछ कर शहर में घूम सकते हैं। तो आपने देखा, कोई न्यू लैंग्वेज सीखने के लिए पैदाइशी स्पेशल लैंग्वेज स्किल का होना ज़रूरी नहीं है। ठीक यही चीज़ सेल्फ डिसिप्लिन के साथ भी है। आप खुद को ट्रेन कर सकते हैं। रोज़ाना अपनी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन की प्रैक्टिस कीजिए, फिर धीरे धीरे ये आपकी हैबिट में शुमार हो जाएगा। एक सेल्स मैनेजर से ये नहीं कह सकता है कि जॉन एक टॉप सेल्समैन बन सकता था, पर उसमें सेल्फ डिसिप्लिन की कमी है। लेकिन ये सच नहीं है। सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप की जा सकती है। इसलिए अपने टीम मेंबर्स को एनकरेज करें कि वो अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन लेकर आए। आप अपने टीम मेंबर्स को बताएं कि उनमें वो सारी खूबियाँ हैं जो उन्हें सक्सेसफुल बना सकती है। अपनी टेंशन्स, इनसिक्योरिटीज से बाहर निकले और अपने बहाने बनाने की आदत छोड़ दे। एक अच्छा मैनेजर वही है जो मानता है कि अगर उसकी टीम के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन है तभी उन्हें सक्सेस मिल सकती है। इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, जैसे हम नई लैंग्वेज सीखते वक्त करते हैं। अध्याय नंबर 3। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातें सुने तो पहले आपको दूसरे की बात सुनने की आदत डालनी होगी। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो अगर आप अपनी टीम की बात नहीं सुनेंगे तो वो भी आपकी बात नहीं सुनना चाहेंगे। उन्हें एहसास दिलाइए कि आप एक ही वेल लेंथ में हैं और उनकी फीलिंग्स समझते हैं। एक बार स्टीव के पास एक कंपनी के सीईओ अपनी प्रॉब्लम लेकर आए। उनका नाम था लॉस और वो फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस में था। लॉस के अंडर में 4 औरतें बड़े अकाउंट टीम में काम कर रही थी। लेकिन समस्या ये थी कि वो औरतें लॉस पर भरोसा नहीं करती थी। वो औरतें मीटिंग अटेंड करने से कतराती थी क्योंकि लॉस हमेशा उनकी गलतियों को पॉइंट आउट करते थे। लॉस ने स्टीव से पूछा कि इस कम्युनिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या तरीका है। स्टीव ने कहा, उन सबसे 1 to 1 बात करो, सबके साथ 1 घंटे की मीटिंग रखो। लेकिन मैं उनसे कहूँ क्या? सीईओ ने पूछा। कुछ नहीं, सिर्फ उनकी बात सुनो, स्टीव बोले। और मेरा एजेंडा क्या होगा? स्टीव ने कहा, कोई एजेंडा नहीं है। उनसे सिर्फ ये सवाल पूछना, लाइफ कैसी चल रही है, इस कंपनी में काम करके कैसा लग रहा है, आप क्या बदलाव चाहती है। और फिर लॉस बोला, कुछ नहीं, बस सुनते रहना, स्टीव बोले। इस मीटिंग के बाद हालात में जो बदलाव आया उससे लॉस अब कोई अजनबी नहीं रह गया जो सिर्फ ऑर्डर देता है, बल्कि अपनी टीम के लिए एक दोस्त जैसा बन गया था। लॉस ने इससे पहले अपनी टीम को समझने की कभी कोशिश नहीं की थी, लेकिन अब उसका अपने टीम मेंबर्स के साथ एक ऐसा रिलेशन बन गया था जहां वो लोग खुलकर अपनी प्रॉब्लम और आइडिया पर बात कर सकते थे। अध्याय नंबर 4। अपने सुपीरियर्स के खिलाफ जाना आपको शायद फ़ायदे का सौदा लग सकता है। आप शायद ये सोचें कि ऐसा करके आप टीम मेंबर्स का भरोसा जीत सकते हैं या उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकते हैं। आप शायद ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आप अपनी टीम को दिखा सकें कि आप भी उनकी तरह एक विक्टिम है, पर असल में यह ट्रिक लॉन्ग रन में काम नहीं आएगा। सच्चाई यह है कि जब आप अपर मैनेजमेंट की बुराई करते हैं तो एक तरह से आपकी टीम का कॉन्फिडेंस टूटता है। टॉप मैनेजमेंट के खिलाफ जाकर आप अपनी टीम को 3 मैसेज दे रहे हैं। पहला, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन भरोसे के लायक ही नहीं है। दूसरा, कि आपकी अपनी मैनेजमेंट ही आपके खिलाफ है। और तीसरा, एक टीम मेंबर के तौर पर आप एकदम कमज़ोर लीडर हैं। इस केस में आप अपने टीम मेंबर्स के साथ बॉन्डिंग तोड़ सकते हैं। अध्याय नंबर 5। अपने सुपीरियर्स के खिलाफ जाना आपको शायद फ़ायदे का सौदा लग सकता है। आप शायद ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आप भी उनकी तरह एक विक्टिम है, पर असल में यह ट्रिक लॉन्ग रन में काम नहीं आएगा। सच्चाई यह है कि जब आप अपर मैनेजमेंट की बुराई करते हैं तो एक तरह से आपकी टीम का कॉन्फिडेंस टूटता है। टॉप मैनेजमेंट के खिलाफ जाकर आप अपनी टीम को 3 मैसेज दे रहे हैं। पहला, कि आपकी अपनी मैनेजमेंट ही आपके खिलाफ है। और तीसरा, एक टीम मेंबर के तौर पर आप एकदम कमज़ोर लीडर हैं।
तो कर लेते हैं, पर इससे ट्रस्ट प्रॉब्लम क्रिएट होती है और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिसरिस्पेक्ट का माहौल भी बनता है। आप शायद अपनी आंख नचाते हुए कुछ इस तरह की कमेंट देते होंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये लोग आपकी प्रॉब्लम कभी नहीं समझ पाएंगे। और आप बार बार अपर मैनेजमेंट के लिए ये लोग वर्ड यूज करते हैं, यानी ये शो करते हैं कि एक टीम मैनेजर के तौर पर आप और आपकी टीम विक्टिम है और अपर मैनेजमेंट के अत्याचारों का शिकार बने हैं। पर यह अप्रोच एकदम गलत है। एक अच्छा लीडर आप अपर मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करता है, वो अपनी टीम को भरोसा दिलाता है कि उनकी समस्याएं सुनी जाएगी और उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाएगा। दरअसल एक मैनेजर अपर मैनेजमेंट और टीम के बीच एक ब्रिज की तरह काम करता है। इसके अलावा एक अच्छा लीडर कभी सीनियर्स को कभी भी ये लोग या वो लोग कह के एड्रेस नहीं करेगा, बल्कि वो हम वर्ड का यूज करेगा। हम वर्ड का मतलब कोलाब्रेशन और यूनिटी। इसमें अपर मैनेजमेंट और बाकी टीम भी शामिल है। खुद को हम कहकर बोलने से आपकी टीम के अंदर कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट की फीलिंग को मजबूत करते हैं और साथ ही टीम को एहसास दिलाते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन का एक बेहद इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिनके बिना कंपनी का काम नहीं चल सकता। आप इन टिप्स को अप्लाई करके देखिए, आपके टीम मेंबर्स अपने काम में और भी ज़्यादा मोटिवेटेड और लॉयल बनेंगे। अध्याय नंबर 5। एक काम करने का मतलब है कि एक वक्त में उसी काम पर फोकस करो जो आपके सामने है, चाहे आपको कितने ही प्रोजेक्ट्स क्यों ना मिले। एक वक्त में एक ही चीज़ पर फोकस करो, वरना ऐसा ना हो कि मल्टीटास्किंग के चक्कर में आपके काम अधूरे रह जाए या बिगड़ जाए। जैसे कोई फ़ोन कॉल कर लेते वक्त पूरे ध्यान से कॉल करने वाले की बातें सुनो। अपना मूड अच्छा रखो ताकि सामने वाले को पॉजिटिव वाइब्स मिले। कभी कोई उलझन या कसमकस की स्थिति आए तो उस प्रॉब्लम के हर पहलू पर गौर करो। अक्सर वर्क प्लेस में स्ट्रेस का रीज़न होता है कि हम बेकार में ही कई सारी चीज़ों की टेंशन लेते हैं। हम अपने माइंड में ऐसी इमेजिनरी प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं जो असल में होता ही नहीं है। लेकिन माइंड सब कुछ अपने आप ही नहीं कर सकता। आज से ही स्टार्ट करो, एक चीज़ चूज करो जिस पर आप अभी फोकस करना चाहते हो। पेपर वर्क करते वक्त दिमाग को एक जगह रखो और वहीं करो जो आँखों के सामने है। जैसन एक नेशनल सेल्स मैनेजर है, उसकी अभी अपनी टीम के साथ में एक लंबी वीडियो कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई। जैसन ने अपनी टीम को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अचीव करने को बोला और उन्हें वार्न भी किया कि वो अपने गोल से काफ़ी पीछे चल रहे हैं। जैसन ने ही ये मीटिंग बुलाई थी क्योंकि उसके सीनियर्स उससे उसके टीम की कमज़ोरी परफॉर्मेंस के पीछे की वजह जानना चाहते थे। दिन के 12 घंटे काम पर देने के बावजूद प्रॉब्लम जहाँ की तहाँ है। उसके सुपीरियर्स ने अपनी टेंशन उससे पास कर दी और जैसन वही टेंशन अपनी टीम को पास कर रहा है। इसे हम मोटिवेशन नहीं बोल सकते। एक लीडर शांत रहकर सबकी व्यूज और प्रॉब्लम को सुनता है। इसलिए एक टाइम में एक ही काम करो, इससे आपका माइंड शांत रहेगा। आपको अपने एम्प्लॉयज़ के सामने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना है। अध्याय नंबर 6। लोग फीडबैक चाहते हैं। अगर आप किसी 3 साल के बच्चे को भी इग्नोर करेंगे तो वह एक पॉजिटिव वे में आपकी अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करेगा। लेकिन आप अगर लगातार उसे इग्नोर करते रहेंगे तो वो शायद गुस्सा हो जाए, आप पर चिल्लाने लगे या चीज़ें उठाकर दे मारे, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए। नो फीडबैक से तो अच्छा है कम से कम नेगेटिव फीडबैक मिल जाए। यही बात बड़ों पर भी लागू होता है। सबसे बुरी सज़ा है सोलिटरी कन्फाइनमेंट, यानी एक ऐसे कमरे में बंद किए जाना जहां एक खिलाड़ी तक नहीं है। जो लोग ऐसी जगह में कैद होते हैं कुछ नहीं कर पाते। फिर ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए वो अपने व्यवहार में सुधार लाते हैं, अच्छा बर्ताव करने की कोशिश करते हैं। अगर किसी को एकदम अंधेरी कोठरी में बंद किया जाए
तो वह थोड़ी देर बाद दिमागी कल्पनाएं करने लगता है। उसे कई तरह के वहम होने लगते हैं। उसके मन में बैठे डर कई रूपों में उसके सामने आने लगते हैं। हालांकि ये सच नहीं होता, पर इंसान का दिमाग उसे बुरे से बुरा सोचने पर मजबूर कर देता है। उनका माइंड खुद का ही फीडबैक क्रिएट कर रहा होता है और कई बार एब्सेसेस ऑफ फीडबैक इंसान को पागल तक कर सकता है। मान लो कोई कपल है जो शाम की पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहा है। वाइफ तैयार होकर हस्बैंड से पूछती है, ये ड्रेस मुझ पर कैसा लग रहा है? और हस्बैंड जवाब में कहता है, अच्छी है, चलो चलते हैं। इस पर वाइफ कहती है, मुझे पता है मैं इससे अच्छी नहीं लग रही, पर मेरे पास पहनने के लिए कुछ और नहीं है। इस बातचीत में हस्बैंड ने ड्रेस के बारे में कुछ भी कमेंट नहीं किया, लेकिन फिर भी वाइफ ने इसे एक नेगेटिव फीडबैक की तरह ले लिया। फीडबैक ज़रूरी है, खासकर एक प्रोडक्टिव टीम बिल्ड करते वक्त। तो ये और भी ज़रूरी हो जाता है। जो मैनेजर्स फीडबैक नहीं देते उनकी टीम में मोटिवेशन के कमी वाले और लो परफॉर्मिंग वर्कर्स होते हैं। इमेजिन कीजिए, टीम आपसे पूछ रही है कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, और मैनेजर बोल रहा है, वेल मुझे नहीं पता, मैंने रिपोर्ट नहीं देखी, मुझे लगता है इस महीने हम अच्छा कर रहे हैं और बाकी में कुछ कह नहीं सकता। क्या आपको लगता है कि टीम मेंबर्स ऐसे मैनेजर से मोटिवेट होंगे? लोगों को इम्प्रूवमेंट के लिए फ़ीडबैक चाहिए, और वह भी टाइम से, साथ ही सोच समझकर फीडबैक दे। आपकी फ़ीडबैक लोगों को एनकरेज करने वाली हो। एक मैनेजर होने के नाते रिजल्ट का ट्रैक रखें और एक्सप्लेन करें कि क्या ये आपके मेंबर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप अपनी टीम के लिए एक कोच या पेरेंट की तरह हैं जो उन्हें गाइड और इंस्पायर करने के लिए हमेशा उनके साथ रहेंगे। अध्याय नंबर 7। एक अच्छा लीडर अपने टीम मेंबर से इनपुट लेता रहता है। ये प्रैक्टिस ना सिर्फ कंपनी के लिए फ़ायदेमंद है, बल्कि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट भी करती है। एक अच्छा लीडर कुछ इस तरह के सवाल अपनी टीम से करेगा, हम अपनी कस्टमर सर्विस इम्प्रूव करने के लिए और क्या क्या करें? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी टीम से इस तरह के सवाल पूछकर आप उन्हें मोटिवेट करते हैं। अब इसे किसी मीडियोकर यानी आम मैनेजर से तुलना कीजिए, जो कुछ इस तरह कहेगा, कैसे हो, क्या चल रहा है, क्या हाल है आपके डिपार्टमेंट का, क्या आप लोग मेंटेन कर पा रहे हो? इस तरह लगे रहे, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा चेक कर लो, ज़्यादा टेंशन मत लो, आपके लिए ये मुश्किल नहीं होगा क्योंकि आप अपना काम जानते हैं। अब जाहिर है ऐसे मैनेजर होंगे तो टीम की परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं होगी। ऐसे मैनेजर कभी प्रॉब्लम की जड़ तक नहीं पहुंच पाते। सच तो यह है कि इस तरह के सवाल पूछकर आप एक मैनेजर के तौर पर अपने एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस अफेक्ट कर रहे हैं। एक ग्रेट लीडर के सवाल कुछ अलग होते हैं। वो ऐसे सवाल करेंगे जिससे एम्प्लॉयज़ को ग्रेट आइडिया आए। जैसे एग्जांपल के लिए, हम अपने बाइंग एक्सपीरियंस अपने कंपटीटर से डिफरेंट कैसे रखें? अपने एम्प्लॉयज़ को अपने कस्टमर के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन बनाने में हम कैसे उनकी हेल्प करें? हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करने के लिए क्या करें? कोई एम्प्लॉय अगर कस्टमर का नाम याद रखे तो उसे कैसे रिवार्ड करना है? कैसे हम अपने एम्प्लॉयज़ को और ज़्यादा मोटिवेट करें कि वो हमारी स्टोर की सक्सेस में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके? आप लोगों को इस बारे में क्या ख्याल है? प्लीज़ शेयर योर आइडियाज़। अच्छे सवाल पूछने का मतलब है कि आप अपने टीम मेंबर्स के आइडियाज़ को वैल्यू देते हैं। इससे उनकी हौसला अफजाई होती है और वो आपके पास बेटर आइडियाज़ और सॉल्यूशन लेकर आते हैं। साथ ही उनके ये भी लगने लगता है कि कंपनी उनकी बात पर ध्यान दे रही है। अध्याय नंबर 8। एक मैनेजर होने के नाते आपका काम है अपनी टीम को हर चेंजिंग सिचुएशन में चीयरफुल और ऑप्टिमिस्टिक बनाए रखना। उन्हें किसी भी बदलाव के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी आपकी है। पर होता क्या है कि ज़्यादातर मैनेजर्स इस अपनी जॉब का पार्ट नहीं समझते। वो मानते हैं कि यह काम उनका नहीं है क्योंकि वह कोई प्रॉब्लम सॉल्वर, फायर फाइटर या बेबी सीटर नहीं है। तो होता क्या है, ऐसे लोगों की टीम में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स, फायर्स और क्राइंग बेबीज होती है। बदलाव के वक्त ही टीम की सारी कमजोरी उभर कर आती है।
इसलिए आपको उन्हें पहले से तैयार करना होगा, जिसे हम चेंज साइकिल भी कहते हैं, जिसे एम्प्लॉयज़ को गुजरना पड़ता है। ये स्वाभाविक भी है। इसमें 4 स्टेजेस होते हैं और लोगों के कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं। पहला है ऑब्जेक्शन, ये अच्छा नहीं होगा। दूसरा है रिड्यूस्ड कॉन्शियस, मैं ये सच में नहीं करना चाहता। तीसरा है एक्सप्लोरेशन, इस बदलाव से मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है। और चौथा है मुझे समझ आ गया है कि इससे मुझे और मेरी टीम को क्या फ़ायदा होगा। पर कई बार पहले से तीसरे स्टेज में लोगों को काफ़ी टाइम लग जाता है। वो किसी भी तरह के बदलाव को स्वीकार करने से डरते हैं, इसलिए विरोध करते हैं। ये एक नेचुरल रिएक्शन है। हम सब शावर लेने से डरते हैं, पर एक बार शावर के नीचे आ गए तो बाहर आना अच्छा नहीं लगता। एक ग्रेट लीडर अपने अंडर काम करने वालों को फोर्स नहीं करता, बल्कि गाइड करता है। वो समझाता है कि चेंज साइकिल एक नेचुरल चीज़ है, इसलिए वो टीम को 4 स्टेज तक पहुंचाने में हेल्प करता है। लेकिन एक अच्छे मैनेजर को इसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो वो बड़े ही जोश और एक्साइटमेंट के साथ आने वाले चेंज या बदलाव की बात करेगा और अपनी बात को काफ़ी पॉजिटिव तरीके से पेश करेगा। अब क्योंकि वो अंदर से बदलाव के लिए तैयार है, तो एक तरह से वो चेंज का स्पोक पर्सन बनकर बोलेगा। प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर मैनेजर ऐसा नहीं करते, यहाँ तक कि वो खुद बदलाव का विरोध करते नज़र आते हैं। अपने टीम को एनकरेज करने के बजाय वो उनसे हमदर्दी जताते हुए कहते हैं कि अभी इस बदलाव की ज़रूरत ही क्या है, इससे क्या फ़ायदा होगा, ये बेकार का सिरदर्द वगैरह वगैरह। लेकिन उनकी ये अप्रोच सरासर गलत है और ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचा सकती है। इंटरनल चेंज कंपनी की इफ़ेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए लाए जाते हैं, इससे ऑर्गेनाइजेशन मजबूत होती है। इसलिए एक अच्छे मैनेजर को चाहिए कि वो अपनी टीम को इन्फ्लुएंस करके उन्हें चेंज स्वीकार करने के लिए तैयार करे, ताकि टीम समझ सके कि चेंज से उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि ये उनकी भलाई के लिए है। अध्याय नंबर 9। आपकी टीम में 2 टाइप के लोग होते हैं, एक ओनर्स और दूसरा विक्टिम। ओनर्स वो लोग होते हैं जो अपनी खुशियों के खुद जिम्मेदार होते हैं, जबकि विक्टिम वो लोग होते हैं जो हमेशा शिकायत या पुलिंदा लेकर घूमते हैं। उनके पास सुनने के लिए सिर्फ दुख भरी कहानियाँ होती है। वो या तो दूसरों को ब्लेम करते हैं या सिचुएशन को ब्लेम करते हैं। कुल मिलाकर ऐसे लोगों को हैंडल करना बड़ी मुश्किल होता है। एक सेमिनार में स्टीव एक CEO से मिले जिसका नाम मार्क्स था। वो उनके पास एडवाइस लेने आया था। मार्क्स ने बताया, मेरी टीम में सारे विक्टिम हैं, उन्हें मैं कैसे हैंडल करूं और उनके विक्टिम टेंडेंसी से उन्हें कैसे बताऊं। इस पर स्टीव ने उनसे कहा, कुछ और ट्राई कीजिए। जब वो विक्टिम कार्ड ना खेल रहे हो तो उस वक्त आप उनके सामने बेहद खुश रहें। उन्हें इशारों में समझाएं कि जब वो शिकायत करने के बजाय खुद ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं तो आपको कितनी खुशी होती है। उनके ओनरशिप एक्शन पॉइंट आउट कीजिए। जब वो रिस्पॉन्सिबल और प्रोएक्टिव बनते हैं तो उनकी तारीफ़ कीजिए। इस पर मार्क्स ने कहा, वैसे मेरी टीम में ओनर्स भी है, तो मैं उन्हें अलग तरह से ट्रीट कैसे करूं? स्टीव ने कहा, अपनी टीम के ओनर्स के साथ आपको किसी टेक्निक की ज़रूरत नहीं है, बस उन्हें अप्रिसिएट करते रहिए। लेकिन विक्टिम के साथ आपको काफ़ी सब्र से काम लेना होगा। बेशक आप उनकी फीलिंग्स को समझते हैं, पर उन्हें हमेशा के लिए एक विक्टिम की तरह बिहेव करने से रोकें। उन्हें उनकी पोटेंशियल्स याद दिलाएं और चीज़ों को दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के लिए इनकरेज करें। क्या मैं आपको इनवाइट कर सकता हूं कि आप आकर मेरी टीम के लिए ओनरशिप पर एक सेमिनार रखें? मार्क्स ने कहा, एक मैनेजर के तौर पर एंड ऑफ द डे आपको अपनी टीम को हर रोज़ गाइड करना पड़ेगा। ऐसा कोई मैजिक फार्मूला नहीं है जो विक्टिम को ओनर्स में बदल दे। सिर्फ वही लोग सक्सेसफुल मैनेजर बनते हैं जो अपनी टीम के लिए रिस्पॉन्सिबल और मोटिवेटेड लोगों की टीम बनाने के लिए कमिटेड होते हैं। जबकि जो लीडर्स अपनी टीम के साथ मेहनत नहीं करना चाहते बुरी तरह से फेल होते हैं।
ऐसे 3 चीज़ें हैं जो आप अपनी टीम में ओनरशिप एनकरेज करने के लिए कर सकते हैं। पहला है रिवार्ड। जब आप टीम में किसी को ओनरशिप लेते देखें तो उन्हें इनाम दें। दूसरा है खुद एक ओनर बने। और तीसरा है अपनी टीम के परफॉर्मेंस और मोरल जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले। अध्याय नंबर 10। सभी ग्रेट लीडर्स में ये कॉमन हैबिट होती है, वो दूसरों मैनेजर के मुकाबले सच्चाई जल्दी बता देते हैं। ट्रेनिंग सेशन के दौरान अक्सर लोग स्टीव को अपनी लिमिटेशन के बारे में बताया करते थे, तो वह ध्यान से उनकी बात सुनते और उन्हें रियलाइज़ करने की कोशिश करते कि उनकी असल में कोई लिमिटेशन ही नहीं। पर लोगों को यकीन नहीं आता था कि उन्हें लगता था कि उनके अंदर कुछ लिमिटेशन है जो उनके पोटेंशियल को रोक रही है। एक दिन स्टीव एक सेल्स पर्सन के साथ 1-on-1 कोचिंग सेशन में थे। सेल्समैन अपनी लिमिटेशन के बारे में बता रहा था कि तभी स्टीव ने उसे बीच में टोका। तुम्हें पता है तुम मुझसे साफ झूठ बोल रहे हो क्या? सेल्समैन को कुछ समझ नहीं आया कि स्टीव क्या कहना चाहते हैं। स्टीव ने उसे समझाया कि तुम सरासर झूठ बोल रहे हो। ये मत बोलो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तो इस सच को तुम जितनी जल्दी एक्सपेक्ट करोगे उतनी जल्दी तुम्हें सफलता मिलेगी। सेल्समैन हैरानी से स्टीव का मुंह देखता रह गया। बात कड़वी जरूर थी पर सच थी। स्टीव लोगों की ये लिमिटेशन वाली कहानी सुनकर पक गए थे, जबकि ये एकदम झूठ था। स्टीव कहते हैं कि लिमिटेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। स्टीव को लगा सेल्समैन शायद बुरा मान गया है कि स्टीव ने उसे झूठ बोला, लेकिन सेल्समैन ने ज़रा भी बुरा नहीं माना, बल्कि वो मुस्कुराता हुए वापस अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया और बोला, आपको पता है स्टीव, आपकी बात एकदम सही है। वाकई, स्टीव बोले, हाँ आपकी बात सही है। मैं चाहूँ तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो देखा आपने, आप भी शायद अपने ऑफिस या बिजनेस में रोज़ यूँ ही झूठ सुनते होंगे। इसका एक और वर्जन है, मैं मजबूर और कमज़ोर हूँ, मैं कर ही क्या कर सकता हूँ। अब अगर कोई सेल्समैन खुद को रोज़ सुबह उठकर ये कहे कि अगर मैं खुद को ही कोच करूँ तो मैं खुद को क्या एडवाइस देता, मेरे किस एक्शन से मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा, अगर मैं अपने कस्टमर की जगह होता तो मेरी खुद से क्या एक्सपेक्टेशन होती। तो इसका जवाब है कि गिव एक मोस्ट सक्सेसफुल सेल्स पर्सन, बल्कि एक मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इंसान वही है जो एक ग्रेट गिवर है, जो सिर्फ देना और देना जानता है, जिसके लिए क्लाइंट्स नीड्स ही सबसे बढ़कर है। वही एक सक्सेसफुल सेल्स पर्सन बन सकता है। लेकिन देने के लिए हमारे पास क्या कुछ भी हो सकता है। कोई हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन, सिंसियर एंड एक्नॉलेजमेंट, चीयरफुल फ्रेंडली मुलाकात या किसी को सर्विस ऑफ़र करना, यानी वो हर चीज़ जिससे किसी को भला हो। एक बार फिर हम याद दिला दें, कभी ये मत बोलिए कि आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है। कंक्लूजन, चलिए हमने इस बुक समरी में दूसरे को मोटिवेट करने के जो 10 मेथड सीखे हैं उन्हें एक बार फिर दोहरा लेते हैं, ये जानने के लिए कि हमें ये मोटिवेशन कैसे मिलती है। पहला, सेल्फ डिसिप्लिन की प्रैक्टिस करो। दूसरा, अपने टीम मेंबर्स और अपने अंडर काम करने वालों को ध्यान से सुनो। तीसरा, हायर मैनेजमेंट को कभी क्रिटिसाइज मत करो। चौथा, जो टास्क सामने है पहले सिर्फ उस पर ध्यान दो। पांचवा, दूसरों को एनकरेज करने के लिए तुरंत फीडबैक दे। छठा, अपने अंडर काम करने वाले लोगों का इनपुट ले। सातवां, अगर बदलाव की ज़रूरत लगे तो बदलाव लेकर आए। आठवां, विक्टिम को ऑनर में बदल दो। नौवां, बड़ा दिल रखो। एक अच्छा मैनेजर बनने के लिए एक और टिप है, हमेशा खुद पहल करें। जैसा कि गांधी ने कहा था, यानी जो बदलाव आप दूसरे में देखना चाहते हैं वो बदलाव आप पहले खुद में लेकर आओ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम के अंदर पॉजिटिविटी बनी रहे तो उससे पहले आपको पॉजिटिव बनना होगा। अगर आप उन्हें प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस में देखना चाहते हैं तो पहले आप खुद फॉर्मल ड्रेस पहनना शुरू करो। अगर आप अपने स्टाफ को पंक्चुअल देखना चाहते हो तो खुद टाइम पर ऑफिस आने की आदत डालो। आपको दूसरे को मोटिवेट करना है तो इंस्पायरिंग बनना होगा, क्योंकि लोग टोके जाने से ज़्यादा इंस्पायर होना पसंद करते हैं। लीड बाय एग्जाम्पल, यानी जो आप दूसरे से चाहते हैं वह खुद अप्लाई करो और बेहतर से बेहतरीन बनने की कोशिश करो।